गैस स्टेशन में भारी विस्फोट से आया है भूकंप और धमाके के लिए गैस स्टेशन में लगी इमारतों को लेकर खबर। चेचन्य की राजधानी ग्रोजनी के गैस स्टेशन में विस्फोट हुआ है और धमाकों से पूरे ग्रोजनी शहर में मचे हड़कंप को लेकर आ रही है खबर। पहले चेचन्य की ये तस्वीर आपके सामने है, जहां देखिए किस तरीके से ग्रोजनी से ये तस्वीरें सामने आई हैं। जोरदार धमाका, और ये धमाका हुआ है गैस स्टेशन में। हालांकि आपको बता दें, आसमानी धमाकों से दहले चेचन्य के ग्रोजनी की ये तस्वीर आप देख चुके हैं, जहां जानिए कैसे धमाके से जलता हुआ गैस टैंकर नजर आ रहा है और 1000 फीट दूर गिरा गैस टैंकर। आपको बता दें, इन्हीं धमाकों से 2 बच्चों समेत 4 लोगों की मौत की भी खबर आई है। हालांकि हादसे में कई लोगों के घायल होने का दावा किया जा रहा है। अब चेचन कमांडर कादिरोव के घर के नजदीक हुए धमाके को लेकर भी खबर है। आपको बता दें, विस्फोट की चपेट में गैस स्टेशन से लगी कई इमारतें आई हैं और भारी विस्फोट के पीछे हमलों की आशंका जताई जा रही है। चेचन्य पुलिस धमाकों की जांच तो कर रही है, लेकिन ये तस्वीरें अब सामने आ रही है कि आखिर किस तरीके से अलग अलग जगहों पर भारी विस्फोट के जरिए हमलों की ये तस्वीर सामने आई। विस्फोट की चपेट में गैस स्टेशन से लगी कई इमारतें भी इसकी चपेट में आ गई हैं। कादिरोव के घर के नजदीक हुआ ये धमाका, लेकिन अब भारी विस्फोट के पीछे हमलों की जो आशंका जताई जा रही है, इसके बारे में अपने सहयोगी से भी करूंगी सवाल। लेकिन उससे पहले गैस स्टेशन में धमाका, आया भूकंप, ये जानकारी उस लिहाज से आपके सामने क्योंकि ये तस्वीर आपके सामने है रूस के चेचन्य में आसमानी धमाकों से मची दहशत की, जहां आपको बता दें ग्रोजनी के गैस स्टेशन में भारी विस्फोट से भूकंप आया और 1000 फीट दूर गिरा गैस टैंकर। कई इमारतें हिल चुकी हैं। चेचन कमांडर कादिरोव के घर के बिल्कुल नजदीक हुआ ये धमाका। हालांकि गैस स्टेशन में भारी विस्फोट के पीछे हमलों की जो आशंका जताई जा रही है, उसी के बारे में करूंगी मेरे सहयोगी से सवाल। उससे पहले रूस के ऑयल फील्ड पर हुए इस हमले की ये तस्वीर देखिए, क्योंकि इन तस्वीरों के आधार पर यह साफ तौर पर माना जा रहा है कि आखिर किस आशंका के तहत बड़े हमले को अंजाम दिया गया है। तो अब चेचन्य में विस्फोट की तस्वीर आप देख चुके हैं। जिस तरीके के यहां पर हालात बने हुए हैं, ये अलग अलग 3 तस्वीरें आपके सामने, क्योंकि धमाकों से कई इमारतें हिल चुकी हैं। चपेट में आसपास का ये पूरा इलाका है और 1000 फीट दूर गिरा ये जो टैंकर है। आपको बता दें, ग्रोजनी गैस स्टेशन में विस्फोट को लेकर यह खबर है, जहां पर देखिए किस तरीके से लगातार आग की चपेट में ये इमारतें नजर आ रही हैं। आपको बता दूं, तेल अवीव से मेरे सहयोगी मनीष झा इस वक्त मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। लेकिन मनीष झा वो सहयोगी हैं जो हर फ्रंट पर, हर वॉर फ्रंट पर जमीनी हकीकत के आधार पर हमें इंफॉर्मेशन देते हैं। मनीष ने रूस और यूक्रेन वॉर फ्रंट से भी इससे पहले लगातार तस्वीरें हम तक पहुंचाई हैं। भले ही आज ये मौजूद इस वक्त तेल अवीव में है, लेकिन उससे पहले रूस में चेचन्य कमांडर के बिल्कुल नजदीक, घर के नजदीक हुए धमाके के बारे में मनीष से मैं एक सवाल जरूर करना चाहूंगी। साथ ही मुझे सुमित चौधरी भी इस वक्त नजर आ रहे हैं, जो कि बैरूत में जिस तरीके से अभी तक ऑपरेशंस को अंजाम दिया जा रहा है, उसकी एक एक तस्वीर हम तक पहुंचा रहे हैं। और मेजर जनरल रिटायर्ड जीडी बख्शी सर डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर इस वक्त कर चुके हैं हमें ज्वाइन, और एयर कमोडोर अश्विंदर सिंह बहल सर डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर इस वक्त हैं हमारे साथ। चेचन्य पुलिस की जिस तरीके से फिलहाल पूरे मामले की धमाकों की जांच कर रही है, मनीष, इस बारे में अभी तक क्या जानकारी सामने आई है? बिल्कुल सुरभि, देखिए मैं रूस में चेचन्या की राजधानी ग्रोजनी खुद होकर आया हूं। ग्रोजनी जो एक बार जब प्रेसिडेंट पुतिन राष्ट्रपति बने थे तब तो काफी हुई थी और पूरी तरह से मटियामेट हो गया था, लेकिन उसके बाद बहुत खूबसूरत सा, छोटा सा लेकिन खूबसूरत शहर बनाया है। और ग्रोजनी में मेरी मुलाकात चेचन्या प्रमुख रमजान कादिरोव से भी हुई थी। जिस गैस स्टेशन में ये ब्लास्ट हुआ है उसके आसपास में मैं होकर आया हूं। देखिए, ये बात सच है कि रूस यूक्रेन के युद्ध में अगर प्रेसिडेंट पुतिन के बाद सबसे अधिक किसी की चर्चा हुई है तो वो चेचन्या प्रमुख
रमजान कादिरोव की हुई है। और खास करके वैगनर चीफ के मारे जाने के बाद से पुतिन के सहयोगी के तौर पर रमजान कादिरोव काफी चर्चा में रहे हैं। ऐसे में उनके घर के पास इतने बड़े धमाके से बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। हालांकि अभी जांच एजेंसी इस बात को की जांच कर रही है कि इसके पीछे में एक्चुअल रीजन क्या है, लेकिन एफएसबी और दूसरी तमाम सिक्योरिटी एजेंसी इस एंगल से भी देख रही है कि कहीं गैस प्लांट को दहलाने के पीछे रमजान कादिरोव या उनके समर्थकों को टारगेट करने की कोशिश तो नहीं थी। तो ये एक बड़ा मामला है ऐसे समय में जब रूस यूक्रेन का युद्ध चरम पर है और कई दूसरे तरह के सबोटाज की घटनाएं होती है। हमने देखा था कि पुतिन के गुरु अलेक्जेंडर दुगिन को मारने के लिए कैसे कार में बम लगाया गया था। इस तरह की कई घटनाएं हुई है। तो ऐसे में कादिरोव को भी टारगेट करके इस तरह के इंसिडेंट किए जा सकते हैं। कम से कम एफएसबी इसी एंगल में इन्वेस्टिगेट कर रही है। हालांकि इसी वॉर फ्रंट से एक और बड़ी खबर आज मनीष लेना चाहेंगे, क्योंकि यूक्रेन युद्ध में रूस को बड़ा झटका लगा है और खबर है F-16 ने रूसी बॉम्बर सुखोई 34 को मार गिराया है। हालांकि हमले में सुखोई 34 के पायलट की मौत की भी खबर है। आपको बता दें, ब्लॉगर के हवाले से न्यूज़ वीक की ये खबर है, जहां यूक्रेन को नीदरलैंड से F-16 मिले हैं। लेकिन अब जिस तरीके से इस वॉर फ्रंट पर रूस का बॉम्बर F-16 ने गिराया है, आपको बता दें ये खबर सामने आ रही है कि किस तरीके से यूक्रेन ने फिलहाल रूस के सुपरसोनिक बॉम्बर सुखोई 34 को मार गिराया है। रूस को ये बड़ा झटका दिया गया है यूक्रेन की तरफ से, जहां यूक्रेन ने रूस के सुपरसोनिक बॉम्बर सुखोई 34 को मार गिराया है और फाइटर जेट F-16 ने सुखोई 34 पर घातक मिसाइल से प्रहार किया है। फ्रंट लाइन से करीब 50 किलोमीटर की दूरी पर F-16 ने सुखोई 34 को गिराया और यूक्रेन ने अब तक 4 सुखोई 34 को मार गिराने का दावा भी किया है। 2 इंजन वाला सुपरसोनिक मीडियम रेंज विमान सुखोई 34 को लेकर यह खबर है। आपको बता दें, सुखोई 34 किसी भी मौसम में उड़ान भरने में सक्षम है। हालांकि जिस तरीके से न्यूज़ वीक के हवाले से यह खबर सामने आ रही है, एक सवाल जीडी बख्शी सर आपसे इस वॉर फ्रंट को देखते हुए, क्योंकि यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात देखने की समझने की जरूरत है कि आखिर रूस को जिस तरीके से इस वक्त यूक्रेन डोमिनेट करने के दावे कर रहा है, क्या वाकई वो हकीकत हो सकती है? मैं ये सवाल इस लिहाज से भी आपसे पूछ रही हूं क्योंकि यूक्रेन इस वक्त फ्रंट लाइन के करीब जिस तरीके से ऑपरेशंस को अंजाम दे रहा है, उसमें रूस को भारी नुकसान का वो दावा कर रहा है। यस, वो करता भी आया है। हम सब जानते हैं कि किस तरह ड्रोन्स का इस्तेमाल करके उसने रशियन एयरफील्ड्स, ऑयल इंस्टॉलेशंस और यहाँ तक कि मॉस्को पे भी अटैक किए हैं। बट जहाँ तक देखा जाए, ड्रोन कितना एक्सप्लोजिव कैरी कर सकता है, ये सिंबॉलिक अटैक है। हाँ, अगर वो गैस स्टेशन को हिट करे तो जिस तरह का एक्सप्लोजन आपने दिखाया है वो तो होगा ही। जहाँ तक कहना कि ये ग्राउंड वॉर का रुख ये पलट गया है, मैं बिल्कुल उससे सहमत नहीं हूँ। ग्राउंड वॉर यूक्रेन के बरखिलाफ जा रही है। ईस्ट में पोक्रोवस्क की तरफ रूसी फौजें निरंतर बढ़ रही हैं और वो वोरोजिनोव का जो शहर है उसको भी उन्होंने कैप्चर कर लिया है। वो निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। जहाँ दो कुर्स्क सेलिएंट में इनकर्शन थी यूक्रेन की, उसको रूस ने चारों तरफ से घेर लिया है और स्टेडली वो जो है उनमें बड़ी भारी कैजुअलिटीज पहुंचा रहा है। ग्राउंड वॉर पे तो रूस भारी है। हाँ, यूक्रेन इक्का दुक्का इस टाइप के हमले करके मीडिया में दिखाना चाहता है कि वो बड़ा हावी हो रहा है। इससे ग्राउंड वॉर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक डॉग फाइट से कोई भी ग्राउंड वॉर का नतीजा नहीं निकलता। बिल्कुल सही। ग्राउंड वॉर में रूस हावी है जी, और हावी होता जा रहा है। और जी, लेकिन इस बीच सर अब रूस के खिलाफ नेटो देशों की केलेबंदी को लेकर भी एक खबर आ रही है। इसको लेकर भी करूंगी सवाल। उससे पहले जानिए कैसे अपनी सीमा पर दीवार लिथुआनिया बनाने का फैसला कर रहा है और लिथुआनिया बॉर्डर पर कंक्रीट के पिरामिड लगाएगा। आपको बता दें, रूस के हमलों से बचने के लिए किलेबंदी के लेकर लिया गया यह फैसला आखिर है क्या, इस बारे में और जानकारी आपके सामने। हालांकि एस्टोनिया और लातविया ने भी तैनाती को बढ़ाने का जिस तरीके से फैसला लिया है, ग्राफिकली एक और इंफॉर्मेशन आपके सामने होगी इंफॉर्मेशन वॉल पर, यह समझाने के लिए कि आखिर रूस के खिलाफ नेटो की इस घेरेबंदी की कोशिश आखिर है क्या, क्योंकि लिथुआनिया की रूस के खिलाफ यह बड़ी जंगी तैयारी मानी जा रही है। अब ये है वो इलाका जहां पर देखिए किस तरीके से ये बॉर्डर एरियाज को टच करते हुए लिथुआनिया की रूस के खिलाफ बड़ी जंगी तैयारी ये मानी जा रही है। इसमें एक और इंपॉर्टेंट बात यह कि रूस से जुड़ी सीमा पर कंक्रीट पिरामिड लगाने को लेकर फैसला लिया गया है। हालांकि बाल्टिक देशों के बिल्कुल नजदीक बॉर्डर एरियाज को ये जो हाईलाइट करते हुए इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं, उसमें जानिए कैसे नेमुनास नदी पर बने पुल की सुरक्षा कड़ी करी गई है और रूस के हमलों से बचने के लिए लिथुआनिया की इस तैयारी के बारे में जो जानकारी सामने आ रही है, उस लिहाज
लिहाज से ये जानिए कि कैसे अब इन्हीं बाल्टिक देशों में लातविया भी अपनी सीमा पर तैनाती पहले बढ़ा चुका है। एस्टोनिया ने भी रूस से जुड़ी सीमा को मजबूत कर लिया है, लेकिन अब ये जो तैयारी की जा रही है, अश्विंदर सिंह सर, क्या समझा जाए इस लिहाज से ये देखते हुए कि क्या ये वाकई रूस के खिलाफ नेटो की घेरेबंदी है या खुद को बचाने की एक कोशिश? सुरभि जी, बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा है आपने। ये डिफेंसिव पैरामीटर्स जो बनाए जा रहे हैं या डिफेंसिव होल्डिंग्स जो बनाई जा रही हैं, ये सब डिफेंसिव पोस्ट हैं। इससे घेराबंदी तो नाटो नहीं कर रहा है, लेकिन जरूर अपनी पोजीशंस, चाहे वो कलिनिनग्राड के आसपास की हैं, चाहे वो रशिया के एक्चुअल बॉर्डर के आसपास की हैं, उनको वो सॉलिडिफाई कर रहा है। लेकिन मैं यहाँ पे एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट कहना चाहूंगा, जो कि जनरल साहब ने कही थी कि इस समय जो ग्राउंड सिचुएशन है वो रूस के फेवर में है। और चाहे वो खेरसोन के पास हो, चाहे वो पोक्रोवस्क के पास हो, जो कि उनका लॉजिस्टिक हब है, जो कि मेजर हब है जो उनको सपोर्ट करता है, या फिर कुर्स्क। और जब भी बात आती है रशिया की न्यूक्लियर वेपन्स यूज करने की, तो सबसे पहले अगर वो कहीं पे भी न्यूक्लियर वेपन यूज करेगा टैक्टिकल, तो वो यूज करेगा कुर्स्क के ऊपर, जो उसका अपना एरिया है, ताकि ये ना कहा जा सके कि नाटो फोर्सेस को अटैक किया गया है या नाटो की टेरिटरी में अटैक किया गया है। अगर वो कभी यूज करेगा भी, तो सबसे पहले कुर्स्क पे यूक्रेनी फोर्सेस पे करेगा। हाँ, वो भी उसका लास्ट वेपन होगा, क्योंकि जो भी न्यूक्लियर वेपन्स है, दे आर वेपन्स ऑफ स्ट्रेटेजिक डिटरेंस। तो ये जो फोर्टिफिकेशंस हो रहे हैं, इनके ऊपर ज्यादा ध्यान ना दिया जाए, मेन ओवरऑल स्टोरी को देखा जाए। ग्राउंड स्टोरी में रूस आगे बढ़ता जा रहा है। एयर का जो आपने शॉट दिखाया था, Su-34 एक ग्राउंड अटैक फाइटर बॉम्बर है, उसके मुकाबले में जो F-16 है वो बहुत ही अच्छा मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है। और हवा की लड़ाई के अंदर उसमें एमरैम यानी कि एडवांस मीडियम रेंज एयर टू एयर मिसाइल्स या दूसरे ऐसे वेपन सिस्टम्स हैं जिससे वो शूट डाउन कर सकता है। लेकिन कितने F-16 आए हैं उनके पास? अभी तक 85 देने की बात हो रही थी, वो भी कंट्रीज कौन सी? डेनमार्क, नॉर्वे, नेदरलैंड्स और बेल्जियम से। अभी आए कुछ ही हैं और वो कोई भी रोल इतना बड़ा नहीं दिखा सकते, या उसका कोई ग्राउंड वॉर पे इतना बड़ा इफेक्ट नहीं हो सकता। अंडरस्टूड सर। लेकिन अब एक और वॉर फ्रंट की हम चर्चा करेंगे और बड़ी खबर है दक्षिण लेबनान में इजरायल की बमबारी को लेकर। आपको बता दें, लेबनान की बड़ी मार्केट को अब निशाना बनाया गया है और इजरायली हमले के बाद मार्केट में लगी आग की ये तस्वीर सामने आई है, जहां देखिए हर जगह तबाही का ये मंजर देखने को मिल रहा है। फिलहाल धमाकों के बाद काले धुएं का उठता गुबार, आग की ये तस्वीर सामने। شباب ضرب استهدفت نص سوق النبط. شباب ضرب استهدفت نص سوق النبط. तो ये है तस्वीरें आपके सामने, जहां आपको बता दें इसी फ्रंट से युद्ध के हालात के बीच में हमारे सहयोगी लगातार हम तक ये तस्वीरें पहुंचा रहे हैं और बता रहे हैं कि आखिर लेबनान में किस तरीके से बड़े स्तर पर ऑपरेशंस को अंजाम दिया जा रहा है। इजरायली हमले के बाद मार्केट में लगी आग की ये तस्वीर सामने आई है और ये लेबनान की बड़ी मार्केट को टारगेट किया गया है। हालांकि अब एक और तस्वीर आपके सामने, और ये है दक्षिण लेबनान में नबातिये में हवाई हमले की तस्वीर। आपको बता दें, नबातिये में बमबारी के बाद आग लग चुकी है और हमले के बाद इमारत को कैसे भारी नुकसान पहुंचा है, ये एक और तस्वीर। इजरायली हमले के बाद पूरे इलाके में दहशत की अलग अलग जगहों से आ रही इन तस्वीरों के बाद जिस तरीके से इस फ्रंट पर हमलों को अंजाम दिया जा रहा है, इस बारे में एक जानकारी हमारे सहयोगी लगातार हम तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि इसी वॉर फ्रंट में जमीनी हकीकत की सीधी तस्वीरें आपको TV9 भारतवर्ष दिखा रहा है, जहां यह साफ हो चुका है कि किस तरीके से दक्षिण लेबनान में अभी तक हमलों को अंजाम दिया गया है। और ये फिलहाल तस्वीर आपके सामने है, जहां देखिए किस तरीके से इजरायली हमले के बाद पूरे इलाके में दहशत है। लेबनान से इजरायल पर बड़े हमले को लेकर भी एक खबर है। हिजबुल्लाह ने हाइफा पर रॉकेट दागे हैं। हालांकि हिजबुल्लाह ने एक फैक्ट्री पर बमबारी की है, हाइफा, जहां कुछ ही दिन पहले, आपको बता दें कुछ ही घंटों पहले मेरे सहयोगी मनीष झा की वहां पर मौजूदगी थी और ये सवाल उनसे हमने तब भी किया था कि आखिर किस तरीके से इस वॉर फ्रंट में हाइफा को टारगेट किया जा रहा है। बहुत महत्वपूर्ण बंदरगाह, और यहां पर फिलहाल अब खबर आ रही है कि किस तरीके से हिजबुल्लाह ने एक फैक्ट्री पर बमबारी को अंजाम दिया है। तीन तस्वीरें अब एक साथ आपके सामने और उसके बाद सुमित से होगा सीधा सवाल, क्योंकि अभी तक जिस तरीके से इस फ्रंट पर हमलों को अंजाम दिया जा रहा है, तीन तस्वीरें एक साथ अब आपको दिखाएंगे कि आखिर
किस तरीके से लेबनान में ऑपरेशंस के तहत हमले हुए हैं। फिलहाल ये तस्वीर आप देख रहे हैं हाइफा में हुए उस अटैक की जिसे हिजबुल्लाह ने अंजाम दिया है, क्योंकि हिजबुल्लाह ने एक फैक्ट्री पर बमबारी को अंजाम दिया है। और ये तस्वीर आपके सामने है कि किस तरीके से इस फ्रंट पर इजराइल को टारगेट करते हुए भी हिजबुल्लाह हमलों को अंजाम दे रहा है। वहीं पहली दो बड़ी खबर जहां लेबनान में नबाहते में हमले के बाद आके ये तस्वीर सामने आई और बड़ी मार्केट को किस तरीके से लेबनान में निशाना बनाया गया, उसकी तस्वीर भी सुमित हम यहां पर दिखा रहे हैं। ओवर टू यू, बताएं सुमित। देखिए बिल्कुल, मैं आपको बताऊं सुरभि कि ये मजगाइयों का इलाका, हजबाया का इलाका, बेकावेला और ये खासतौर पे जो जितने इलाके हैं, यारीनी का इलाका, ये सारे वो इलाके हैं जो लगातार साउथ लेबनान के अंदर पिछले 2 महीने पहले से ही घोस्ट टाउन में तब्दील हो गए थे। मैं इन सारे इलाकों में घुसा हुआ हूँ, लेकिन अब इजराइल कोशिश ये कर रहा है कि इन सारे इलाकों के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो मार्केट हैं, जो बड़ी बिल्डिंग्स हैं, उन सबको फ्लैटन कर देना, यानी इन सबको आप देखिएगा जमींदोज कर देगा, जिस तरीके से उसने गाजा में किया था। क्योंकि इजराइल को ये जानकारी है, ये इनपुट है कि इन्हीं के नीचे बने बंकर से लगातार हिजबुल्लाह बड़े ऑपरेशन चला रहा था और यही वजह है कि इन फैसिलिटीज का इस्तेमाल हिजबुल्लाह ना करे आगे फ्यूचर में इजराइल, इसलिए इनके ऊपर बड़े अटैक्स। हमने मार्केट की सिचुएशन देखी, हमने इन इलाकों की सिचुएशन देखी और आपको 24 घंटे पहले का एक अलर्ट जो इजराइल ने जारी किया था, उसने साफ तौर पर कहा था कि जो भी शख्स साउथ लेबनान से, दाहिया के इलाके से निकल चुका है, वो वापस इन इलाकों में ना आए। और उन्होंने चेतावनी दी थी कि हम इन इलाकों में बड़ी एयर स्ट्राइक्स करने जा रहे हैं, तो निश्चित तौर पर इन इलाकों में जो भी वापस आएगा वो अपनी मौत के लिए खुद जिम्मेदार होगा। तो आप मानिए कि अगर ऐसा कड़ा संदेश इजराइल की तरफ से दिया गया था तो उसका मकसद साफ था, उसका मैसेजिंग साफ थी कि अब बड़ी एयर स्ट्राइक्स होंगी, वैसी एयर स्ट्राइक्स जो हमने गाजा में देखी थी। और इजराइल अब ग्राउंड फोर्सेस को तभी आगे मूव करेगा 4 से 5 किलोमीटर के दायरे में जो बैठे हुए, जब तक इन इलाकों को पूरी तरीके से फ्लैट न कर दिया जाए। चलिए, इसी स्ट्रैटेजी को लेकर एक्सपर्ट से सवाल करने से पहले एक और बड़ी खबर है और मनीष, इस बारे में सवाल आपसे होगा, क्योंकि अब इजराइल में थाड मिसाइल सिस्टम, डिफेंस सिस्टम की तैनाती को लेकर खबर है और अमेरिका ने तैनात किया थाड डिफेंस सिस्टम। आपको बता दें, बैलिस्टिक मिसाइल अटैक को थाड रोकेगा और ईरान के संभावित हमले को लेकर थाड की तैनाती की जा रही है। हालांकि इस तैनाती के बारे में जो खबरें सामने आ रही है उसके बारे में सवाल से पहले एक और इंफॉर्मेशन आपके सामने, क्योंकि इजराइल में थाड ईरानी हमला नाकाम। ये हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि एक एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम है और इसकी तैनाती को लेकर खबर को समझाएंगे मनीष। हालांकि ऑपरेट करने के लिए अमेरिकी सैनिक इजराइल आ चुके हैं और ईरान के संभावित बैलिस्टिक मिसाइल हमले को यह रोकेगा। अब मिसाइलों को इंटरसेप्ट कर हवा में ही मार गिरा देगा। हिट टू किल टेक्निक पर यह काम करता है। 200 किलोमीटर तक इसकी रेंज है, 150 किलोमीटर की ऊंचाई तक मारने की क्षमता और एक बार में 8 एंटी मिसाइल दागी जा सकती हैं। ओवर टू यू मनीष, बताएं इस फैसले के बारे में। बिल्कुल, देखिए 1 अक्टूबर को जब ईरान की तरफ से 180 से अधिक बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया गया था, तब पूरी दुनिया ने देखा कि उस वक्त इजराइल के जो एयर डिफेंस सिस्टम थे वो बहुत हद तक बहुत सारे मिसाइलों को रोकने में सफल नहीं हो पाए थे। यही वजह है कि अमेरिका ने अपना थाड एयर डिफेंस सिस्टम को इजराइल में लगाने का फैसला किया। देखिए, इजराइल के पास 3 किस्म के एयर डिफेंस सिस्टम है। जो शॉर्ट रेंज के मिसाइलों को मारने के लिए आयरन डोम है, मध्यम रेंज के मिसाइलों को काउंटर करने के लिए डेविड स्लिंग एयर डिफेंस सिस्टम है, जबकि बैलिस्टिक मिसाइलों को रोकने के लिए इजराइल के पास एरो 2 और एरो 3 एयर डिफेंस सिस्टम था। लेकिन पहली बार उसका टेस्ट हो रहा था और उसमें बहुत हद तक वो सफल नहीं हुए, या फिर कहें कि बहुत सारे मिसाइल गिर गए और वो उस परसेंटेज जो है वो 100% नहीं रही। अब जबकि अमेरिका को यह आशंका है कि इजराइल ईरान पर अटैक करेगा और उसके बाद पलटवार करते हुए ईरान की तरफ से बहुत सारे बैलिस्टिक मिसाइल से अटैक होगा, तो इजराइल को और इजराइल में मौजूद अमेरिकी एसेट्स को सुरक्षित करने के लिए अमेरिका ने थाड एयर डिफेंस सिस्टम को यहां लगाने का फैसला किया, जिसकी महारत है बैलिस्टिक मिसाइलों को रोकने में। यानी जब ईरान की तरफ से बैलिस्टिक मिसाइल से हमला होगा तो उस वक्त इजराइल में उसे रोका जा सकेगा। अब आप इसे नेक्स्ट स्टेज की तैयारी समझिए। इसका मतलब यह है कि अमेरिका को भी पता है हर हालत में इजराइल इंतकाम लेगा और उसके बाद फिर ईरान की तरफ से हमले होंगे। तो वही बात जो हम लोग ईरान की तरफ से हमले की आपने बात की है, तो मनीष एक और बड़ी खबर बता दूं और उसके बाद एक्सपर्ट से सवाल करूंगी, क्योंकि ट्रंप को अब ईरान से जानलेवा हमले का डर है और सुरक्षा के लिए ट्रंप ने मिलिट्री एयरक्राफ्ट की मांग की है।
ट्रंप ने चुनाव प्रचार के लिए सेना का विमान मांगा है। मिसाइल को मार गिराने वाले विमान की इस मांग का मतलब क्या है, क्योंकि ट्रंप ने सहयोगियों के लिए भी सुरक्षा की मांग कर दी है। हालांकि ये खबर जिस तरीके से सामने आ रही है और ट्रंप जिस तरीके से इस चुनावी समर से पहले निशाने पर रहे हैं, इस वक्त की ये खबर क्या है, डिटेल जानकारी अब कुछ ही सेकंड्स में आपके सामने और उसके बाद एक्सपर्ट से सवाल, क्योंकि ट्रंप की अब अपनी सुरक्षा को देखते हुए मांग को लेकर यह खबर बड़ी है। तो ट्रंप ने सेना का विमान मांगा है। खबर समझिए, सेना के विमान से चुनाव प्रचार ट्रंप करना चाहते हैं। सुरक्षा खतरे को देखते हुए मिलिट्री एयरक्राफ्ट की यह मांग की गई है। हालांकि बैलिस्टिक मिसाइल रोकने वाले विमान देने की जो अपील की गई है, अपने आवास और रैलीज के ऊपर से विमानों को रोकने को भी कहा है और ट्रंप को ईरान से लगातार धमकियां मिल रही हैं। हालांकि पिछले दिनों चुनावी रैलीज में ट्रंप पर जिस तरीके से जानलेवा हमला हुआ है, इस वक्त ये बड़ी खबर सामने आ रही है। और बख्शी सर, समझाइए कि आखिर ट्रंप को ईरान से धमकियों का मतलब क्या है, किस तरीके से ईरान के टारगेट पर हो सकते हैं ट्रंप? नहीं, बिल्कुल हो सकते हैं, क्योंकि दो तो असैसिनेशन अटेम्प्ट्स ट्रंप के ऊपर हो चुके हैं। दो, ये भी अपने आप में एक अजूबा है। और जहां तक ट्रंप का सवाल है, उनका रवैया बहुत आक्रामक रहा है ईरान को लेकर, और उन्होंने अभी हाल में भी स्टेटमेंट्स दी हैं कि इजराइल को ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज को टेक आउट कर देना चाहिए, सुनहरा मौका है, नहीं छोड़ना चाहिए। जबकि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने बिल्कुल रोक लगाने की कोशिश की है एनी न्यूक्लियर फैसिलिटीज या पेट्रोकेमिकल फैसिलिटीज पर अटैक। वहां ट्रंप ठीक विपरीत कह रहे हैं कि हाँ, ये सुनहरा मौका है और ईरान की नेसेंट न्यूक्लियर फैसिलिटीज को तबाह कर दिया जाए। निश्चित है कि इसके देखते ईरान भी चिंतित है और वो लोग भी शायद धमकियां दे रहे हैं, कोशिश करेंगे। लेकिन मेरे ख्याल ये इसमें थोड़ा चुनाव प्रक्रिया का नाटक भी इसके अंदर शामिल है। तभी उन्होंने अपनी जो तवज्जो बढ़ाई है अपनी सिक्योरिटी की तरफ, क्योंकि दो तो अटैक हो गए और कोई खास तवज्जो नहीं दी है। इट हैज बीन टेकन जैसे कि कोई नॉर्मल हो। ये तो बहुत ही अजीब चीज है कि अमेरिका जैसी बड़ी डेमोक्रेसी में असैसिनेशन अटेम्प्ट्स लगातार हो रहे हैं प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट के ऊपर, जो पहले प्रेसिडेंट रह चुके हैं जी। तो इस वक्त ना यूक्रेन चाहेगा कि डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बने अगले, और ना ईरान चाहेगा। तो क्या ये लोग इस हद तक जाएंगे कि असैसिनेशन अटेम्प्ट्स करेंगे या नहीं? क्या इतनी आसानी से असैसिनेशन अटेम्प्ट हो सकते हैं? यूनाइटेड स्टेट्स में कितनी चिल्लकाव हो रही है। जी सर, आपने ये वजह तो समझा दी कि आखिर ट्रंप निशाने पर क्यों हो सकते हैं, लेकिन एक और खबर बताना चाहूंगी, एंड सॉरी टू इंटरवीन, क्योंकि अब अमेरिका ने ईरान को सीधे तौर पर यह चेतावनी दे दी है, ये विनाशक चेतावनी, क्योंकि बाइडेन ने गंभीर नतीजे भुगतने की ये चेतावनी दी है, ये वार्निंग दे दी है, ये कहते हुए कि ट्रंप पर हमले को एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा, अमेरिकी अधिकारी की हत्या का प्रयास युद्ध माना जाएगा। द वॉशिंगटन पोस्ट की तरफ से किए जा रहे इस बड़े दावे के बारे में भी एक एक इंफॉर्मेशन अब आपके सामने, क्योंकि ट्रंप पर हमला क्यों, ईरान के टारगेट पर ट्रंप क्यों हो सकते हैं, ये सवाल हमने किया। एक्सपर्ट्स ने भी बताया कि आखिर किस तरीके से आज के इस हालात को देखते हुए इस खबर को समझना जरूरी है। लेकिन अब इस बीच बाइडेन की तरफ से ईरान को सीधे तौर पर विनाशक चेतावनी देते हुए यह कह दिया गया कि ट्रंप पर हमले को एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। इस बारे में एक और डिटेल इंफॉर्मेशन आपके सामने, क्योंकि ट्रंप पर हमला तो अमेरिका इसे युद्ध मानेगा। जहां जानिए कैसे बाइडेन ने ईरान को गंभीर नतीजे भुगतने की जो वार्निंग दी है, उसमें यह कह दिया कि ट्रंप पर हमला हुआ तो एक्ट ऑफ वॉर ये माना जाएगा और किसी भी अमेरिकी अधिकारी की हत्या का प्रयास युद्ध जैसी कार्रवाई। अब ट्रंप के खिलाफ ईरानी खतरों की लगातार निगरानी की बात भी यूएस की तरफ से की जा रही है। यहां तक कि पूर्व एनएसए जॉन बोल्टन और पूर्व विदेश मंत्री माइक पोम्पियो और ट्रंप के नजदीकी ब्रायन हुक की सुरक्षा को बढ़ाने का फैसला भी लिया गया है। साथ ही कासिम सुलेमानी की हत्या के बाद से ट्रंप के खिलाफ ईरानी साजिश को देखते हुए यह खबर समझनी बहुत जरूरी है। हालांकि इस बीच बहल सर, ये सवाल मैं इस लिहाज से ही आपसे कर रही हूं, जो बात मैंने अभी अभी आखिर में जिक्र किया, कासिम सुलेमानी की हत्या के बाद से ट्रंप के खिलाफ ईरान की ये साजिश जरा समझाएं। देखिए 2020 में हुई थी सुलेमानी की हत्या और इसमें कोई शक नहीं था कि अमेरिकन ने उसको किया था। उनको मारने के बाद से ये सिलसिला चल रहा है। चाहे इजराइल ने भी हानिये को अटैक किया था अभी कुछ महीने पहले, जुलाई 31 को, जहां तक मुझे याद है। तो ये जो
टारगेटेड किलिंग्स हुई है ईरान के अंदर, ये कहीं ना कहीं इसमें अमेरिका का हाथ था और साथ साथ में इजराइल का हाथ था, या दोनों की मिली भगत थी। अब मैं यहाँ पे एक दो चीजें कहना चाहूंगा। सबसे पहले तो कि ट्रंप का जो जहाज मांगना है तो वो प्रेसिडेंट 1 के सिवाय और कोई जहाज का मतलब बनता नहीं, और प्रेसिडेंट 1 का जहाज तो दिया कभी भी नहीं जा सकता अगर वो प्रेसिडेंट ना हो तो। और दूसरी चीज आती है कि ये पूरी सिचुएशन में जब भी आप हिट करते हैं एक प्रेसिडेंट को, चाहे वो एक्स प्रेसिडेंट क्यों ना, वो एक्ट ऑफ वॉर गिना जाता है। और अगर ये स्ट्रेटेजिक मिसकैलकुलेशन होगी ईरान की, ये बहुत बड़ी गलती होगी अगर वो ये करेंगे। कहीं ना कहीं वो नाटो को भी और अमेरिका को भी और नाटो को भी इसमें ले आएंगे इस युद्ध के अंदर। तो ऐसा गलती तो उनको कभी भी नहीं करनी चाहिए। अगर जो भी उन्होंने करना है तो वो प्रॉक्सीज के साथ करेंगे तो शायद बचे रहेंगे। आज जो साइबर अटैक्स हुए हैं इजराइल की तरफ से, उनके पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर में, लेजिस्लेचर, जुडिशरी, उनकी एग्जीक्यूटिव, उनके पेट्रोल पंप्स, उनके न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर, सब जगह पे एक टारगेटेड कोऑर्डिनेटेड साइबर स्ट्राइक हुई है। क्या इसको हम माने कि ये हमला था इजराइल की तरफ से, वो वाला हमला जो वेट कर रहे थे? आज अगर अटैक करना है उन्होंने तो उन्होंने इन पे किया, क्या इसके बाद दूसरा हमला भी होगा? और अगर दूसरा हमला होगा तो उस पे तो ईरान पक्का रिटेलिएट करेगा। बिल्कुल सर, तो आपने ये बता दिया कि ईरान गलती से भी ये जोखिम नहीं उठा सकता कि वो सीधे तौर पर अमेरिका के साथ युद्ध के हालात को देखते हुए कदम उठाने की भी कोशिश करे। लेकिन अब हिजबुल्लाह का तेल अवीव पर ड्रोन अटैक, और तेल अवीव से ही हमारे सहयोगी मनीष लगातार जिस तरीके से हमें खबरें पहुंचा रहे हैं, आपको बता दें कामकाजी ड्रोन से तेल अवीव पर हमले को लेकर यह खबर सामने आई है और तेल अवीव की एक इमारत पर यह रॉकेट गिरा है। हालांकि ये तस्वीर अब आपके सामने, और ये कि किस तरीके से अब इजराइल के खिलाफ हमलों को अंजाम दिया जा रहा है और हिजबुल्लाह का तेल अवीव पर जिस तरीके से यह हमला हुआ है, कामकाजी ड्रोन से तेल अवीव पर हमले को अंजाम दिया गया। ये देखिए तस्वीर। तो तेल अवीव पर ड्रोन अटैक की तस्वीर आप देख चुके हैं, लेकिन अब एक और खबर है और ये इजराइल के खिलाफ ईरान की बड़ी तैयारी को लेकर खबर समझनी होगी। आपको बता दें इजराइल पर फिर हमला ईरान कर सकता है और ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमले की आशंका को लेकर तो खबरें आती रही हैं। परमाणु ठिकानों के करीब एयर डिफेंस सिस्टम की तैनाती को लेकर खबर है। इजराइल के हमले के जवाब में ईरान बड़ा अटैक कर सकता है। हालांकि ईरान के अटैक को लेकर, तैयारी को लेकर जिस तरीके से खबरें आई हैं, मनीष हमारे सहयोगी तेल अवीव से लगातार हमें यह इनपुट देते आए हैं कि आखिर इजराइल किस तरीके से ईरान की इस मंशा को देखते हुए बड़े फैसले ले रहा है और ईरान की तैयारी जो इजराइल के खिलाफ अब सामने आ रही है, इसको लेकर ही मनीष से करूंगी सवाल। उससे पहले इजराइल वर्सेस ईरान, खमेनी का ये नया प्लान, क्योंकि ईरान ने इजराइल के खिलाफ नई रणनीति तैयार की है और मिडिल ईस्ट के मुस्लिम देशों को एकजुट करने की ये कोशिश मानी जा रही है। ईरान के विदेश मंत्री ने कई मुस्लिम देशों का दौरा भी किया है। आपको बता दें ऑयल डिपो, एटमी साइट पर हमले के डर से ईरान का ये नया प्लान माना जा रहा है। ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान भी कतर का दौरा कर चुके हैं। यूएई, बहरीन, कतर ने संभावित हमलों पर यूएस से चिंता भी जताई है। हालांकि इस बारे में एक्सपर्ट से सवाल करने से पहले क्या जानकारी मनीष इस बारे में अब सामने आ रही है, क्योंकि खतरा ईरान पर बड़े स्तर पर बना हुआ है। भले ही ये खबरें हम पिछले 24 घंटे पहले चर्चा कर रहे थे कि न्यूक्लियर साइट्स को निशाना नहीं बनाया जाएगा, लेकिन ये खतरा पूरी तरह से टला नहीं है और ईरान ये जानता है। हमले में सभी तरह के विकल्प हैं, फिर उसमें न्यूक्लियर साइट्स भी एक विकल्प में से शामिल है। देखिए हो क्या रहा है, वो कहते हैं ना कि महायुद्ध का फाइनल राउंड में अब दोनों पक्ष जो है अपनी अपनी तैयारी कर रहे हैं। ईरान को लगता है कि जब इजराइल का हमला होने वाला होगा तो हम भी हमला कर देंगे, नंबर 1। नंबर 2, ईरान के विदेश मंत्री या ईरान के राष्ट्रपति मिडिल ईस्ट कंट्री के देशों को ये समझाने के लिए लगे हुए हैं कि आप अपना एयर स्पेस मत दीजिए, क्योंकि ईरान और इजराइल के बीच 2000 किलोमीटर का फासला है। ऐसी स्थिति में अगर अरब देश अपना एयर स्पेस नहीं देंगे तो इजराइल अपना हमला करेगा कैसे। वहीं दूसरी तरफ अगर आप देखिए, ईरान की यह भी तैयारी है कि अगर इजराइल हमला करने वाला होगा तो उस वक्त हम ये कहेंगे कि हम प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक कर रहे हैं और हम हमला कर देंगे। वहीं अगर आप इजराइल की तैयारी देखें तो इजराइल ने तय कर रखा है, या कहें कि इजराइल ने इंतकाम लेने की सौगंध खाई है और उन्होंने तय कर रखा है कि हम लीथल, प्रिसाइज और सरप्राइज अटैक करेंगे। वो अटैक कैसा होगा वो किसी को नहीं पता, अमेरिका को भी नहीं पता। बस इतना है कि 1 अक्टूबर को जो हमला ईरान ने किया था उसका जवाब ईंट का जवाब पत्थर सा होगा, ये केवल इजराइल ने तय कर रखा है और वो कब होगा ये भी सब पूरी दुनिया को इसका इंतजार है। चलिए शुक्रिया मनीष हमें ज्वाइन करने के लिए। इस वक्त लगातार आपसे इस बारे में अपडेट लेते रहेंगे। स्टे सेफ।
और इस बीच एक और बड़ी खबर है। दक्षिण लेबनान में इजराइल के हमले को लेकर खबर एक बार फिर से सामने आ रही है, जहां सिडोन और बैरूत हाईवे के पास एयर स्ट्राइक को अंजाम दिया गया है। आपको बता दें ये कि इमारतों को यहां निशाना बनाया गया है और बैरूत हाईवे के पास अटैक की ये तस्वीर सामने आई है। थोड़ी देर पहले सीधे बैरूत से हमारे सहयोगी सुमित चौधरी भी हमारे साथ थे, जो बता रहे थे कि किस तरीके से अलग अलग इलाकों का मुआयना करते हुए ये साफ हो गया कि अभी फिलहाल जिस इलाके में ऑपरेशंस को अंजाम दिया जा रहा है, वहां जब तक पूरी तरीके से खात्मा नहीं होगा, उसके बाद और अंदर के एरिया में इजराइल शामिल नहीं होगा। अब ये तस्वीर है सिडोन बैरूत हाईवे के पास हुई उस एयर स्ट्राइक की, जिससे साफ हो गया कि दक्षिण लेबनान के किस तरीके से अलग अलग इलाकों में इजराइल की तरफ से हमलों को अंजाम दिया जा रहा है। अब इजराइल के बारूदी प्रहार से दहले लेबनान को लेकर खबर यह है कि जिहे के पास बारजा में भी एयर स्ट्राइक को अंजाम दिया गया है और ये रिहायशी इमारत थी। रिहायशी इमारत में हुई भीषण बमबारी के बाद की ये तस्वीर, ये मंजर देखिए, जहां आईडीएफ के इसी हमले में 4 लोगों की मौत की भी खबर है, जबकि 14 लोग इसमें घायल बताए जा रहे हैं। तो बैरूत से सिडोन जिस तरीके से लेबनान दहल रहा है, फिलहाल खबर जानिए कि कैसे दक्षिण लेबनान में ही आईडीएफ भीषण हवाई हमलों को अंजाम दे रहा है। इजरायली लड़ाकू विमानों की जबरदस्त बम वर्षा को लेकर खबर है, जहां 24 घंटे में अब तक 26 लोगों की मौत की खबर आ चुकी है, 144 लोग घायल बताए जा रहे हैं। आपको बता दें पिछले 1 साल में अब तक 2255 लोगों की मौत हो चुकी है। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने जिस तरीके से इस बारे में अभी तक फिलहाल जानकारी दी है, दक्षिण लेबनान को लेते हुए ही अब आईडीएफ की चेतावनी की भी एक खबर है और लोगों को अब घर वापस ना लौटने को कहा गया है। हालांकि इसी बारे में सुमित भी अभी हमसे थोड़ी देर पहले जिक्र कर रहे थे और आपको बता दें आईडीएफ के प्रवक्ता अविशॉय एंड्रे की तरफ से कहा गया है हिजबुल्लाह के सफाई तक घर ना लौटे और जंग के दौरान जान जोखिम में लोग ना डालें, क्योंकि रिहायशी इलाके जिस तरीके से चपेट में आए हुए हैं, इन्हीं इलाकों को लेकर दावा पहले भी किया जा रहा था कि ये हिजबुल्लाह के ऑपरेट करने के वो गढ़ बन चुके हैं। अभी तक वेपन डिपो को टारगेट किया जा रहा था, लेकिन इन्हीं वेपन्स को जिस तरीके से रिहायशी इलाकों में स्टोर करके रखा गया, यही वजह मानी जा रही है कि हिजबुल्लाह के इस गढ़ में रिहायशी इलाके भी आईडीएफ के ऑपरेशन में उसकी चपेट में आए हैं। इस बारे में एक्सपर्ट से सवाल करूंगी, लेकिन उससे पहले हिजबुल्लाह की नॉर्थ इजराइल के लोगों को धमकी भी एक खबर है। इजरायली मिलिट्री साइट से दूर रहे लोग, हिजबुल्लाह ये कह रहा है। मिलिट्री साइट के पास रहने से लोगों की जान को खतरा है। हिजबुल्लाह ने बयान जारी करते हुए लोगों को ये अलर्ट किया है, ये धमकी दी है। हालांकि बख्शी सर, ये खबर जरा मुझे इस लिहाज से समझाइए कि आखिर हिजबुल्लाह ने जिस तरीके से इसको लेकर बयान जारी किया है और जो एक चक्रव्यूह यहां पर इजराइल ने पूरे साउथ लेबनान को केटर करते हुए इस वक्त बना रखा है, ये जाहिर सी बात है रिहायशी इलाके भी उन्हीं के ऑपरेट करने का गढ़ बन चुके हैं, इसीलिए आज ये भी इसकी चपेट में। देखिए, इजराइल शुरू से कहता आ रहा है और उसका दावा बिल्कुल सही है कि हमास भी और हिजबुल्लाह भी वो सिविलियन रिहायशी इलाकों का इस्तेमाल कर रहे हैं अपने रॉकेट छुपाने के लिए, असला छुपाने के लिए, अपने ट्रूप्स को, अपने कमांडर्स को छुपाने के लिए ढाल की तरह जो सिविलियन पॉपुलेशन का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो साइकोलॉजिकल वॉरफेयर के तौर पे अब हिजबुल्लाह भी कह रहा है कि हाँ साहब, हमने जो मोसाद का हेडक्वार्टर तेल अवीव के अंदर है, वहाँ भी तो आप भी तो जो सिविलियन को ढाल की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। अब तो उसने वार्निंग देनी शुरू की है कि इजराइल की आबादी इन रिहायशी इलाकों से दूर रहे। बात बड़ी सीधी है, हिजबुल्लाह के पास 1,50,000 रॉकेट और मिसाइल थे और अंदाज था कि वो ताबड़तोड़ फायर करेंगे, लेकिन इजराइल के इंटेलिजेंस ऑपरेशंस और इजराइल के पिन पॉइंटेड एयर अटैक्स, प्रीएम्प्टिव एयर अटैक्स ने इस कैपेबिलिटी को बुरी तरह से चोट पहुंचाई है, डिग्रेड किया है, जिसके चलते वो इक्के दुक्के रॉकेट्स ही फायर कर रहे हैं आज के दिन। और जो मैक्सिमम उन्होंने फायर किए थे 200-300 रॉकेट्स प्रतिदिन फायर किए थे, जबकि अंदाज था कि वो हजारों रॉकेट प्रतिदिन फायर करेंगे। लेकिन इजराइल ने बड़ा इफेक्टिवली इंटेलिजेंस ऑपरेशंस और एयर पावर का एप्लीकेशन और अब तो ग्राउंड ऑफेंसिव भी उनके शुरू हो गए हैं सदर्न लेबनान के अंदर। ज्यादातर इजराइल कोशिश करेगा एयर पावर से और इंट ऑपरेशन से दबाने की। 7 टॉप कमांडर मारे गए हैं। नसरल्लाह के बाद जो रिप्लेसमेंट था वो मारा गया, उसका जो रिप्लेसमेंट था वो भी मारा गया। अब तो वो डर रहे हैं कि किसको बनाए अपना कमांडर। तो इंटेलिजेंस पेनिट्रेशन तो अभूतपूर्व है इजराइल की,
हिजबुल्लाह के अंदर खासतर तबाही कर दी है उसकी। लेकिन अभी भी हिजबुल्लाह को हम बिल्कुल हॉर्स्ड कॉम्बैट नहीं समझ सकते। अभी भी वो दिखाना चाह रहा है कि हाँ मेरे में दम है। हिजबुल्लाह यहां यही दावे कर रहा है कि किस तरीके से ग्राउंड ऑपरेशन में अभी भी वो बड़ी चुनौती दे रहा है इजराइल को। अब दक्षिण लेबनान में हिजबुल्लाह जिस तरीके से चुनौती दे रहा है, आपको बता दें CNN से बातचीत में कई इजरायली सोल्जर्स की तरफ से इसको लेकर खुलासा हुआ है। एक क्विक रिस्पॉन्स बहल सर, इस पर भी आपसे चाहूंगी, क्योंकि हमने जिस तरीके से ग्राउंड ऑपरेशंस की शुरुआत हुई थी, इस बात का जिक्र किया था कि ये पूरी टेरेन बहुत डिफरेंट है, माउंटेनियस एरियाज हैं, यहां पर ग्राउंड ऑपरेशंस को अंजाम देना क्या एक बहुत बड़ी चुनौती हो सकती है। अब ईरान से मिली ट्रेनिंग से हिजबुल्लाह की ताकत में इजाफे को लेकर भी खबर है, और दक्षिण लेबनान के पहाड़ी इलाकों में जिस तरीके से ये भारी चुनौती मिल रही है ग्राउंड ऑपरेशन में इजरायली सेना को नुकसान का, ये दावा किया जा रहा है। बहल साहब, क्योंकि इनफैक्ट ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि अभी तक वो गाजा में लड़ रहे थे तो सारा अर्बन एरिया था और उस पे भी उन्होंने देखा, उसको तबाह और बर्बाद कर दिया और 43,000 लोगों को मार दिया और 22 लाख लोगों को बेघर कर दिया। अब जब वो लेबनान में आए हैं तो ये एक दूसरी टेरेन है, इसमें अर्बन एरिया पे ये हवाई हमले कर रहे हैं और साथ साथ में जो मैदानी एरिया है, जो टेरेन है, उसके अंदर टनल्स भी हैं, उसके अंदर एक जगह से दूसरे जगह जाने के छुपने के रास्ते भी हैं और साथ साथ में कुछ माउंटेनियस यानी कि पहाड़ी इलाका भी है। तो ये इलाके से घात लगा के जब वो मारा जाता है तो जो कितनी भी अच्छी इंटेलिजेंस किसी की क्यों ना हो, रियल टाइम में उनको क्या पता कि वो आतंकवादी इस जगह पे है कि दूसरी जगह पे है, कि यहाँ से वहां मूव कर गया। तो इस दौरान पे उनको ज्यादा उनके सोल्जर्स को हताहत होंगे और ज्यादा कैजुअलिटीज मिलेंगी, और ये हो भी रहा है, ग्राउंड पे भी हो रहा है। और जो टेरेन का बेटर इस्तेमाल है वो ऑब्वियसली हिजबुल्लाह कर रहा है, क्योंकि वो वहीं पे रहता है, उसको सारा टेरेन के फीचर्स पता है। वो दूसरी तरफ अगर आप देखें तो इन्होंने अपना लड़ाई का दायरा बढ़ा दिया है। पहले सदर्न लेबनान था सिर्फ, अभी सदर्न लेबनान से बढ़ा के इन्होंने आगे सेंट्रल लेबनान और उसके बाद अब नदरन लेबनान की भी सोच रहे हैं। लेकिन ये ज्यादातर हवाई हमले हैं और जब ग्राउंड वॉर में आएंगे तो इनकी कैजुअलिटीज डेफिनेटली बढ़ेंगी। आपकी बिल्कुल सही असेसमेंट है कि ईरान जितना भी इनको मदद कर दे उस मदद का फायदा नहीं है, लेकिन फायदा इसलिए है क्योंकि टेरेन का बेटर इस्तेमाल, जो कि जनरल साहब खुद भी बहुत बड़े टैक्टिशियन रह चुके हैं, किताबें लिखी हैं उन्होंने इस बारे में, तो वो भी इसको बता सकेंगे कि टेरेन का बेटर इस्तेमाल हिजबुल्लाह करेगा और अगेंस्ट इजराइल, और कैजुअलिटीज इजरायली डिफेंस फोर्सेस की ज्यादा होंगी। बिल्कुल। और इजरायली हमले से पहले लेबनान के यारून एक और बड़ी खबर है, हिजबुल्लाह के ठिकानों पर बमबारी को लेकर, जहां हमले में हिजबुल्लाह का बेस तबाह हो चुका है और हिजबुल्लाह के कई लड़ाकों के मारे जाने का भी किया जा रहा है दावा। और दक्षिण लेबनान पर इजरायल के भीषण हमले को लेकर खबर है, एता अल शाब पर बमों की बौछार की गई है। हिजबुल्लाह के ठिकानों को यहां निशाना बनाया गया। दक्षिण लेबनान के हनीन में भी भारी तबाही। और दक्षिण लेबनान में IDF के ग्राउंड ऑपरेशन को लेकर एक और खबर है, हिजबुल्लाह के ठिकानों को तबाह करने का दावा किया जा रहा है, जहां इजरायली सेना ने हिजबुल्लाह के लड़ाकों को पकड़ा भी है और सुरंग में छिपा था हिजबुल्लाह का ये लड़ाका। तस्वीर भी आपके सामने, क्योंकि इस टनल नेटवर्क को जिस तरीके से फिलहाल टारगेट करते हुए हमलों को ग्राउंड ऑपरेशंस में अंजाम दिया जा रहा है। आपको बता दें, पूछताछ के लिए हिरासत केंद्र ले जा रहा है। और अब गाजा में हमास के विध्वंसक हमले को लेकर भी एक खबर है, इजरायली इंजीनियरिंग फोर्स को निशाना बनाया गया है। अल रयान में हमास ने सुरंग में विस्फोट को अंजाम दिया है। बख्शी सर, बहल सर, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। फुल एंड फाइनल में फिलहाल इतना ही।